गल्ले की दुकान हो या फिर शॉपिंग मॉल, सब्जी वाले का ठेला हो या फिर फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, रिक्शे वाला हो या फिर शॉफर ड्रिवन लीमो, कहीं भी कभी भी और कितने का भी पेमेंट करना हो, सब कुछ चंद सेकंड्स भर में हो जाता है। ऑफ कोर्स अगर आपका अकाउंट मेरी तरह हमेशा एक तारीख का इंतजार करता हुआ ना पाया जाता हो तो पेमेंट करवाने के लिए कोई QR कोड दिखा देता है तो कोई नंबर बता देता है। इतनी सहूलियत के साथ लेन देन की ये सारी व्यवस्था आपको सिर्फ हिंदुस्तान में ही मिलती है, कम से कम इतने आम स्वरूप में तो। और इसका क्रेडिट जाता है NPCI के बनाए हुए UPI पेमेंट सिस्टम को। आज इसी UPI के पूरे सफ़र को जानेंगे और साथ में जानेंगे ये भी कि कैसे इसने टेक्नोलॉजी के मामले में भारत को विश्व मानचित्र पर स्थापित कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं उपासना और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। और आज खर्चा पानी में हमने UPI का जिक्र अचानक ही नहीं छेड़ा है। दरअसल NPCI के MD दिलीप अबसे ने 18 फरवरी 2024 को एक कार्यक्रम में कहा कि अगर NPCI का तामझाम मुंबई में नहीं होता तो शायद UPI सिस्टम कभी बन ही नहीं पाता। जब हमने दिलीप अबसे के इस स्टेटमेंट को पढ़ा तो मन हुआ कि क्यों ना UPI की पूरी जर्नी को जाना जाए। तो बस आज इसी पर बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है। इसे RBI के ही एक ऑर्गेनाइजेशन NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है, जिसे अप्रैल 2016 में शुरू किया गया था। UPI के जरिए ग्राहक एक ही जगह से जिस खाते से मन चाहे उस खाते से पैसे किसी दूसरे के खाते में भेज सकते हैं। UPI की सबसे बड़ी खासियत है इंस्टेंट पेमेंट, यानी इधर पैसे आपके खाते से कटे और उधर दूसरे के खाते में क्रेडिट हो गए। लाखों का ट्रांजैक्शन, वो भी चंद सेकंड्स में। सवाल उठता है कि मनी ट्रांसफर के लिए पहले से ही बहुत सारे ऑप्शन थे, जैसे कि IMPS, RTGS, नेफ्ट वगैरह। फिर UPI ने ऐसा कौन सा बाजा फोड़ दिया या इसे लाने की जरूरत पड़ी क्यों? ये जानने के लिए हमें जरा इंडिया में मनी ट्रांसफर के सफर को समझना पड़ेगा। 1990 में RBI ECS लेकर आया था, जिसका इस्तेमाल अमूमन सैलरी या फिर पेंशन का पैसा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था। वो आम लोगों की पहुंच के लिए उतना ज्यादा आसान नहीं था। फिर RBI 2004 में RTGS लेके आया। इसे बड़ी रकम को सीधे खातों में भेजने के लिए लाया गया। तुरंत पैसे भेजने का मकसद तो इससे सध जा रहा था, मगर इसका पेमेंट सिस्टम में काम आने वाली टेक्नोलॉजी काफ़ी महंगी थी। इसलिए RBI ने तय किया कि RTGS का इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं लोगों को करने दिया जाएगा जिन्हें 2 लाख से ऊपर के ट्रांसफ़र करने हो। फिर RBI को लगा कि अगर जिन लोगों को 2 लाख से कम का ट्रांजैक्शन करना हो उनका क्या, तो उनके लिए भी एक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। और इस तरह 2005 में आया नेफ्ट। इसमें रकम पर तो कोई पाबंदी नहीं थी, मगर पैसे ट्रांसफ़र होने में 1 घंटे तक का समय लगता था, यानी ये ट्रांसफ़र तुरंत नहीं होता था। RBI ने ऑनलाइन पेमेंट को और एडवांस बनाने के लिए 2010 में IMPS सिस्टम लाया। IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जिससे पैसे तुरंत ट्रांसफ़र हो जाते थे। IMPS को बनाने का काम भी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने ही किया था। आगे बढ़ने से पहले ज़रा NPCI के बारे में भी जान लेते हैं। RBI ने ही 2008 में NPCI को एक नॉन प्रॉफिट कंपनी की तरह बनाया था। ATM के जरिए पैसों के ट्रांसफर का काम NPCI ही देखती है। इसी संस्था ने आगे जाकर UPI को भी लॉन्च किया। NPCI के बारे में जान लिया, अब वापस लौटते हैं मनी ट्रांसफर के इतिहास पर। IMPS आ गया था, खातों में पैसे सेकेंड्स में ट्रांसफर होने लगे थे, मगर इसमें अब भी एक पेंच था। अभी तक जो भी पेमेंट सिस्टम आए थे वो आपसी लेन देन के लिए ही ज़्यादा सुविधाजनक थे। माने खरीदारी या फिर कहीं कोई बिल चुकाना हो, इन तमाम चीज़ों के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अभी भी बहुत मुश्किल टास्क था। 1 रुपये भी अगर ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने होते थे तो ज़माने भर की डिटेल भरनी होती थी, जैसे कि खाता नंबर, IFSC कोड, ब्रांच का नाम क्या है, अकाउंट होल्डर का नाम वगैरह। इतना करने के बाद बैंक इन जानकारियों को पहले जांचता था, परखता था, तब जाकर के उसे एक रिसीवर के तौर पर रजिस्टर करता था। फिर कहीं जाकर आप उस खाते में कोई पेमेंट कर सकते थे। UPI ने इस पूरे तामझाम को ही ख़त्म कर दिया। UPI आने के बाद पैसे भेजने के लिए बैंक खाता धारक का नाम, IFSC कोड जैसी कोई भी जानकारी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। NPCI ने इन सभी डिटेल्स की जगह एक इकलौती सिंगल ID दे दी, जिसे वर्चुअल पेमेंट एड्रेस कहा जाता है। UPI करते समय जो हम ID एक दूसरे को देते हैं वही वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी VPA कहलाती है। UPI पेमेंट के लिए इसी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का इस्तेमाल होता है।
2016 में यूपीआई सिस्टम लॉन्च होने के बाद से आज इसकी पॉपुलैरिटी गांव-गांव में पहुंच चुकी है। आंकड़ों को देखें तो वित्त वर्ष 2016-17 यानी जिस साल यूपीआई लॉन्च हुआ था, उस समय यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या 1.8 करोड़ थी, जो वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़कर 8,375 करोड़ हो गई, यानी 6 सालों में करीबन 4,653 गुना का इजाफा। ऑनलाइन मनी ट्रांसफर की कहानी को समझते हुए हमें यूपीआई के पॉपुलैरिटी के पीछे 3-4 प्रमुख वजहें पता चली। इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट तो जो जाता है वो है यूपीआई पेमेंट की सुविधा को। एक बार यूपीआई आईडी बन गई, बस फिर पिन डाला और पेमेंट डन। ये आप खुद ही समझते होंगे कि यूपीआई से पेमेंट करना कितना आसान है। इसके बाद जो कुछ अन्य वजहें हैं, उनमें एक है आधार कार्ड। दरअसल आधार कार्ड बनने के बाद से बैंक खाता खोलने का काम काफी आसान हो गया। इस तरह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाले जो संभावित यूजर्स थे, उनका बेस बढ़ा, उनकी तादाद बढ़ी। टियर 2-3 यानी छोटे शहरों में यूपीआई को काफी पॉपुलैरिटी मिली है, क्योंकि इन जगहों पर बैंक और एटीएम उतनी बड़ी संख्या में या फिर उतनी आसानी से उतने आसपास नहीं मौजूद हैं जितनी कि बड़े शहरों में है। इसलिए हर वक्त कैश निकाल कर रखना काफी मुश्किल होता है। मगर जब से यूपीआई आया, उसने इस दुविधा को खत्म कर दिया। अगली बड़ी वजह दिखती है सस्ते स्मार्टफोन और सस्ता इंटरनेट। आज से 10 साल पहले स्मार्टफोन जैसे शब्द ज्यादातर लोगों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं थे, लेकिन आज की तारीख में ये हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। डेलॉइट की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021 में 75 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन थे, जो 2026 में आते आते बढ़कर 1 अरब हो सकते हैं। जैसे जैसे लोगों के हाथों में फोन आएंगे, डिजिटल ट्रांजैक्शन की संख्या बढ़नी तय है। इसके अलावा यूपीआई पेमेंट करने वाले ग्राहकों को किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी होती है। दुकानदारों से जरूर इंटरचेंज फीस के नाम पर कुछ रकम ली जाती है, मगर ये भी अन्य यानी बाकी के पेमेंट मोड के मुकाबले काफी कम है। फीस भर ही समस्या नहीं थी। पहले पेमेंट लेने के लिए दुकानदारों को स्वाइपिंग मशीन यानी जिसमें कार्ड स्वाइप करते थे, वो खरीदना पड़ता था। वो भी बहुत महंगा आता था। लेकिन यूपीआई आने के बाद से दुकानदार सिर्फ एक क्यूआर कोड रखकर ही आराम से लाखों करोड़ों तक की पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। ये तो हो गई पॉपुलैरिटी की वजहों पर बात। 2016 में शुरुआत के करीबन 8 साल बाद यूपीआई के फीचर भी काफी एडवांस हो चुके हैं। पहला फीचर है हेलो यूपीआई। इस फीचर के जरिए ग्राहक बोलकर भी यानी आवाज से बोलकर यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल ये सुविधा हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। दूसरा फीचर है क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई। अभी तक यूपीआई के जरिए सिर्फ डेबिट पेमेंट ही हो सकते थे, यानी खाते से पैसा कट पाता था, लेकिन अब ग्राहक यूपीआई के जरिए बैंकों से क्रेडिट भी उठा सकते हैं। छोटे और दूर दराज के इलाकों के लोगों के बीच यूपीआई को लेकर सबसे बड़ी समस्या इंटरनेट कनेक्टिविटी की आ रही थी। इसे सुलझाने के लिए यूपीआई लाइट शुरू किया गया है। यूपीआई लाइट ग्राहकों को टेक्स्ट मैसेज के जरिए ही यूपीआई से पैसे भेजने और रिसीव करने की सुविधा देता है। ये सिस्टम कितना सक्सेसफुल हो चुका है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुछ ही महीनों पहले गूगल ने अमेरिका के सेंट्रल बैंक को सुझाव दिया था कि उसे भी यूपीआई जैसा कोई सिस्टम लेकर आना चाहिए। वहां भी ऐप है फेडनाउ, लेकिन ये उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया है जितना कि यूपीआई। यूपीआई की जो पॉपुलैरिटी है वो इंडिया तक ही सीमित नहीं है। विदेशी मीडिया में भी यूपीआई को खूब वाहवाही मिली है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि भारत में नाई की दुकान से लेकर सड़क किनारे परफॉर्म करता हुआ कोई आर्टिस्ट हो या सड़क किनारे बैठी हुई कोई बुनकर, हर छोटे बड़े दुकानदार की दुकान पर आगे एक क्यूआर कोड रखा दिख जाएगा। इतना ही नहीं, भिखारी भी अब कैश नहीं क्यूआर कोड लेकर आपसे पैसे मांगते दिखेंगे। भारत के केंद्रीय बैंक ने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर यूपीआई की शुरुआत की थी, जो आज सैकड़ों बैंकों और दर्जनों मोबाइल पेमेंट ऐप्स को ये सर्विस दे रहा है, वो भी बिना किसी फीस के। भारत का यूपीआई सिस्टम आज सिर्फ डोमेस्टिक वाहवाही तक ही सीमित नहीं है। आज जो भूटान, नेपाल, फ्रांस, यूएई, श्रीलंका, मॉरिशस, सिंगापुर में यूपीआई से पेमेंट हो रहे हैं और कई देश एनपीसीआई से यूपीआई की टेक्नोलॉजी लेने के लिए संपर्क में बने हुए हैं। अपने करीबन 8 सालों के सफर में यूपीआई ने आज वो मुकाम हासिल कर लिया है कि जब भी भारत की उपलब्धियों की बात होगी, उसमें यूपीआई को जरूर जगह मिलेगी। हालांकि तमाम अन्य इनोवेशन की तरह ही यूपीआई सिस्टम के सामने भी अपनी चुनौतियां हैं। यूपीआई के टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी तक कोई बड़ा अपडेट नहीं हुआ है। जिस हिसाब से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं, मुमकिन है कि आने वाले दिनों में मौजूदा यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर का सिस्टम उतने ट्रांजैक्शन का लोड ही ना उठा पाए। इसके अलावा कुछ लोग यूपीआई पेमेंट में सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठाते रहते हैं, चिंता जताते रहते हैं। अगली बड़ी समस्या ट्रांजैक्शन फेल्योर की है। वैसे तो ज्यादातर मामलों में ट्रांजैक्शन फेल होने पर पैसे खुद ब खुद वापस आ जाते हैं, मगर कई बार पैसे फंस भी जाते हैं।
फिर समझ नहीं आता कि इस फेल्योर के लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाए। हालांकि अब तक शिकायत निपटारे के लिहाज से फिनटेक ऐप हो या फिर एनपीसीआई की वेबसाइट, सभी जगहों पर एक शिकायत का दर्ज कराने का सिस्टम बना दिया गया है, जहां पर आप जाकर अपने फेल्ड ट्रांजैक्शन से जुड़ी शिकायत रजिस्टर करा सकते हैं। तो ये था आज का खर्चा पानी, जिसमें हमने यूपीआई के सफ़र, उसकी कहानी, उसके इतिहास, उसकी वाहवाही और उसकी पॉपुलैरिटी के बारे में बात की। कैसी लगी ये जानकारी हमें ज़रूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। बाकी अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।